इनका उत्तर देने की इस व्याख्यान में मैं कोशिश करूंगा और मेरे व्याख्यान के बाद अगर आप कोई प्रश्न करना चाहेंगे तो उसके भी उत्तर दूंगा। अपने देश को आजादी मिले 62 साल हो गए। 62 साल की आजादी के बाद भारत को अगर हम देखें तो कैसा भारत हमें दिखाई देता है, इसका पिछले कुछ वर्षों से मैं अध्ययन करने की कोशिश कर रहा हूं। भारत कैसा है आजादी के 62 साल के बाद अगर आप देखना चाहें तो आप भी देखें। हमारे देश की सरकार हर 10 वर्ष में पूरे देश का एक सर्वेक्षण कराती है, उसको हम जनगणना कहते हैं। इसमें बहुत सारी बातें पता चलती है। बीच बीच में सरकार कमीशन बनाती है, कुछ आयोग बिठाती है, वो अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं और उनकी तरफ से कुछ जानकारियां आती हैं। ऐसा ही अभी थोड़े दिन पहले भारत सरकार ने कमीशन बनाया था। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री को एक जिम्मेदारी दी थी कि भारत की आर्थिक स्थिति का परीक्षण करें और विश्लेषण करें और पता करें कि आजादी के 62 साल में हम कहां पहुंचे हैं। शायद प्रधानमंत्री ने ये सोचकर ये जिम्मेदारी दी होगी कि कुछ अच्छे परिणाम उसमें से आएंगे, कुछ अच्छे डेटा मिलेंगे, कुछ लोगों को जानकारी देने लायक सरकार के पास कुछ होगा, तो कमीशन बना दिया। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता को उसका अध्यक्ष बना दिया। उनके सहयोग के लिए दूसरे अर्थशास्त्रियों को लगा दिया। इन अर्थशास्त्रियों की टीम ने 5 साल तक काम किया। 5 साल काम करके एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट का नाम है अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन रिपोर्ट। वो रिपोर्ट हमारी संसद में जब आई तो सबके होश उड़ गए। प्रधानमंत्री के होश उड़ गए, वित्त मंत्री की हालत खराब हो गई। हमारी सरकार में पिछले 15-20 वर्षों में या 25 वर्षों में जो प्रधानमंत्री हुए हैं और जीवित हैं, सबकी हालत खराब हो गई। सबके सामने उस रिपोर्ट ने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जिसका जवाब किसी के पास नहीं। इस देश में कुछ प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो भूतपूर्व हैं लेकिन जीवित हैं, जैसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जैसे श्री इंद्र कुमार गुजराल, जैसे श्री देवेगौड़ा, HD देवेगौड़ा, जैसे हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। इसी तरह कुछ प्रधानमंत्री, कुछ वित्त मंत्री इस देश में जीवित हैं जिन्होंने कई बार बजट बनाए हैं, पंचवार्षिक योजनाओं को इस देश में लागू किया है। हमारे देश में 5 ईयर प्लान बनाने वाला एक बहुत बड़ा विभाग है जिसको योजना विभाग कहते हैं। उसके बहुत सारे उपाध्यक्ष अभी भी जीवित हैं जिन्होंने कई बार 2-2 बार, 3-3 बार पंचवार्षिक योजनाएं बनाई हैं। उन सबके सामने इस रिपोर्ट ने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि आजादी के 62 साल के बाद इस देश की आबादी करीब 115 करोड़ है और इस 115 करोड़ की आबादी में 84 करोड़ लोग अत्यंत गरीबी में रहते हैं और उनकी गरीबी इतनी भयंकर है जो किसी को सुनने में भी बर्दाश्त नहीं होती। रिपोर्ट कहती है कि आजादी के 62 साल के बाद 84 करोड़ लोगों की गरीबी इतनी दारुण स्थिति में है, इतनी खराब स्थिति में है कि एक व्यक्ति को एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपए नहीं है। इतनी हालत खराब है 84 करोड़ लोगों की। अब 84 करोड़ लोग इस देश में हैं जो एक दिन में 20 रुपए खर्च नहीं कर सकते। उसी रिपोर्ट में और विस्तार से कहा गया है कि इन 84 करोड़ लोगों को और ज्यादा बंटवारा किया जाए तो 20 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो एक दिन में 5 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। 15 से 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 9 रुपए नहीं खर्च कर सकते। करीब 8 से 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 2.5 से 3 रुपए खर्च नहीं कर सकते। बहुत लंबी रिपोर्ट है। रिपोर्ट इस देश के योजनाकारों पर, प्रधानमंत्रियों पर, वित्त मंत्रियों पर एक करारा तमाचा है
कि आजादी के 62 साल के बाद भी 84 करोड़ लोगों की गरीबी ठीक नहीं हो पाती। अब हम जरा इस रिपोर्ट की तुलना करें आजादी के समय से। ये रिपोर्ट तो अभी 2009 के आसपास की है, अभी ये पूरे देश के सामने आ रही है, संसद में बहस हो रही है। 2009 से थोड़ा पीछे चले, 1951 में जब सरकार ने आजादी पाने के बाद पहली बार देश का सर्वेक्षण कराया तो पता चला कि उस समय 4 करोड़ लोग गरीब थे, 34 करोड़ की आबादी थी, 4 करोड़ लोग गरीब थे। अब 1951 में हमारे देश में 4 करोड़ लोग गरीब थे, 34 करोड़ की आबादी थी। अब 2009 में 84 करोड़ लोग गरीब हैं और 115 करोड़ की आबादी है। जरा रेशियो निकालने की कोशिश करें। हमारे देश में ये कहा जाता है और सारी दुनिया में ये माना जाता है कि जनसंख्या बढ़ने से गरीबी बढ़ती है। एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री हुआ दुनिया में, यूरोपियन था, वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट था, उसका नाम था जेके माल्थस। उसकी एक थ्योरी है, माल्थस थ्योरी। वो ये कहता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे ही वैसे गरीबी बढ़ती है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे ही वैसे बेरोजगारी बढ़ती है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे ही भूखमरी बढ़ती है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है संसाधनों पर दबाव पड़ता है और संसाधनों का बंटवारा शुरू होता है और बहुत कम संसाधन ज्यादा आबादी के काम में लाने की व्यवस्था बनानी पड़ती है, वगैरह वगैरह। लंबी बात है। हम इस बात को जरा फिट करके देखें हमारे देश की स्थिति में कि जनसंख्या बढ़ती है तो गरीबी बढ़ती है। तो देखें जनसंख्या कितनी बढ़ी। हम 34 करोड़ थे 1951 में, अब हम 115 करोड़ हो गए, लगभग 3 गुनी जनसंख्या हमारी बढ़ गई, या कहें तो 3.5 गुनी बढ़ गई। तो 3.5 गुनी हमारी जनसंख्या बढ़ गई, तो गरीबी कितनी बढ़नी चाहिए? लगभग 3.5 गुनी। तो 4 करोड़ हम गरीब थे तो 12-15 करोड़ होना चाहिए, गरीबी तो 84 करोड़ की हो गई। मतलब क्या है? जनसंख्या तो 3.5 गुनी बढ़ी, गरीबी तो 21 गुनी बढ़ गई। यहां तो माल्थस भी फेल हो गया। उसी रिपोर्ट में बेरोजगारों की बात कही गई है। हमारे देश में बेरोजगारों की स्थिति क्या है? प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 20 करोड़ लोग पूर्ण बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनको तत्काल कुछ न कुछ काम की जरूरत है। ऐसे 20 करोड़ लोग हैं। इनमें ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंटरमीडिएट पास किए हुए हैं, मैट्रिकुलेशन पास किए हुए हैं, 20 करोड़ लोग हैं, काम चाहिए उनको। और वही रिपोर्ट कहती है कि 40 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जिनको साल में 2-3 महीने काम मिल जाता है। उनको कहा गया है वो आंशिक बेरोजगार हैं, अर्ध बेरोजगार हैं। एक तो पूर्ण बेरोजगार हैं जिनको कोई काम नहीं, 20 करोड़। 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कुछ न कुछ काम पा जाते हैं एक साल में, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। ये कौन लोग हैं? खेत में काम करने वाले मजदूर। जब खेत में गेहूं की कटाई का सीजन आता है तो उनको कटाई का काम मिल जाता है। जब कभी गन्ने की फसल तैयार हो जाती है तो गन्ना काट लेते हैं। जब कभी कपास की फसल तैयार हो जाती है तो कपास चुन लेते हैं। हमारे देश के कुछ किसानों के पास मजदूरी की जरूरत होती है तो उनके खेत में सब्जियां वगैरह होती हैं तो उनको तोड़ लेते हैं। तो ये काम साल में महीने, 2 महीने, 3 महीने मिल जाता है। कभी कभी हमारे देश में कुछ सड़कें बनती हैं तो सड़कों पर मिट्टी डाल लेते हैं। कभी कभी हमारे देश में सरकार तालाब खुदवाती है तो तालाबों की मिट्टी खोद के निकाल देते हैं। कभी कभी नदियों की सिल्ट को निकालने का काम चलता है तो वो काम मिल जाता है। और कहीं कुछ नहीं मिलता तो ये लोगों में से कुछ लोग ईंट बनाने वाले भट्टों पे साल में 2-3 महीने, 4 महीने काम कर लेते हैं। और कहीं कुछ नहीं होता है तो शहर में आके रिक्शा चला लेते हैं, शहर में आके ठेला लगा लेते हैं, फुटपाथ पर कुछ सामान बेच लेते हैं। ऐसे 40 करोड़ लोग हैं। रिपोर्ट कहती है कि इनको पूरे साल काम नहीं मिलता।
किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीना, बहुत अधिक तो 4 महीना काम मिल जाता है। इसमें वो 5 करोड़ लोग भी शामिल हैं जिनको सरकार ने मिनिमम रोजगार गारंटी योजना के तहत 3 महीने का काम दिया हुआ है 100 रुपए रोज के हिसाब से, वो भी इसमें शामिल हैं 5 करोड़ लोग। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये 40 करोड़ लोगों को भी रोजगार की तो जरूरत है, उनको भी काम की तो जरूरत है, और एक ऐसा काम जैसे आप करते हैं। आपकी नौकरी तो परमानेंट है, उनकी तो कुछ भी परमानेंट नहीं। तो 40 करोड़ अर्ध बेरोजगार हैं, 20 करोड़ पूर्ण बेरोजगार हैं, ऐसे 60 करोड़ लोग। थोड़ा आगे बढ़े, आप सारणी में यहां ताप विद्युत घर में काम करते हैं, थर्मल पावर स्टेशन में काम करते हैं, आपके पड़ोस में वेस्टर्न कोल फील्ड है, आप WCL में काम करते हैं। ऐसे काम करने वाले लोगों को परमानेंट एम्प्लॉय कहा जाता है। वो इस देश में मात्र 2 करोड़ हैं पूरे भारत में, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। पहले ये 2 करोड़ 40 लाख थे, लेकिन पिछले 15 वर्षों में 40 लाख को सरकार ने एक एक करके निकाल बाहर किया। किसी को वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया, किसी को कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया। ऐसे 40 लाख लोगों की नौकरी तो खत्म हो गई। दोबारा वो नौकरी शुरू होगी, इसकी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। अब सरकार का ये कहना है कि 10 आदमी का काम 6 आदमी से कराओ, 6 आदमी का काम 2 आदमी से कराओ, लगे तो तनख्वाह ज्यादा दे दो, आदमी मत बढ़ाओ। ये पॉलिसी है सरकार की। तो पहले हमारे देश में 2 करोड़ 40 लाख लोग थे जिनको परमानेंट जॉब था। वो एक बार भर्ती हुए तो कम से कम 40 साल नौकरी करने के बाद ही रिटायर होंगे, माने 40 साल तो जिंदगी सुरक्षित है। और वो 40 साल के बाद भी सुरक्षित है क्योंकि उनको कुछ न कुछ पेंशन मिलेगी, उनका पेंशन के साथ DA भी होगा और दूसरे इमोल्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अब वो 2 करोड़ 40 लाख में भी 2 करोड़ रह गए हैं। 40 लाख नौकरी खत्म हो चुकी हैं पिछले 12 साल में। तो 2 करोड़ लोग परमानेंट एम्प्लॉय हैं। इनमें से 15 लाख हैं वो बैंकों में काम करते हैं। हमारे देश की करीब 40-45 राष्ट्रीय बैंकें हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक है, वगैरह वगैरह। इनमें 15 लाख हैं। फिर लगभग 17 लाख हैं जो रेलवे में काम करते हैं। फिर करीब 12 लाख हैं जो LIC, GIC और इंश्योरेंस कंपनियों में काम करते हैं। फिर कुछ 35 से 40 लाख हैं जो पब्लिक सेक्टर में हैं। आप जानते हैं हमारे देश में करीब 240 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, वगैरह वगैरह। तो उनमें काम करते हैं। तो ये परमानेंट एम्प्लॉयज जो है, इनमें कुछ MP हैं, कुछ MLA हैं, उनको भी मैंने इसी कैटेगरी में डाल रखा है। क्योंकि एक MP एक बार संसद में घुस गया तो परमानेंट ही हो जाता है। वो भले वो एक दिन भी संसद ना जाए, जिंदगी भर की पेंशन उसकी फिक्स हो जाती है। और पेंशन के साथ TADA फिक्स हो जाता है, HRA फिक्स हो जाता है, और ट्रेवलिंग अलाउंस उनका इतना जबरदस्त है जो किसी का नहीं है। तो MPs को डाल रखा, MLAs को डाल रखा, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब ये 2 करोड़ में शामिल हैं। माने 2 करोड़ लोगों की जिंदगी तो बल्ले बल्ले है। हाँ, उनकी जिंदगी में बल्ले बल्ले क्या है, हर 4-5 साल में उनको एक पे कमीशन मिल जाता है। कभी 5th पे कमीशन मिल जाता है, कभी 6th पे कमीशन मिल जाता है, अभी थोड़े दिन में 7th पे कमीशन मिल जाएगा, एक 4th पे कमीशन मिल गया, एक 3rd पे कमीशन मिल गया। और उनकी तनख्वाहें इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ती रहती है। जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है, उनके TADA बढ़ते रहते हैं, उनके HRA बढ़ते रहते हैं, उनके पर्क्स बढ़ते रहते हैं, इमोल्यूमेंट्स बढ़ते रहते हैं, अलाउंसेस बढ़ते रहते हैं। माने वो बल्ले बल्ले हैं। मतलब सीधा सा कहने का ये है कि 115 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2 करोड़ भारतवासी हैं जो मजे से जिंदगी बिता सकते हैं। वो 2 करोड़ भारतवासी ऐसे हैं जो चाहे तो अपने बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ा सकते हैं, चाहे तो MBBS में एडमिशन दिलवा सकते हैं, चाहे तो कंप्यूटर एजुकेशन दे सकते हैं, चाहे तो उनको साइंटिस्ट बना सकते हैं, जो चाहे वो अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। उनको चाहे तो अमेरिका भेज सकते हैं, उनको चाहे तो यूरोप भेज सकते हैं। उनके सब कुछ एक्सेस में है, उनके सब कुछ रीच में है, पहुंच में है। ऐसे 2 करोड़ लोग हैं।
तो 2 करोड़ लोगों की जिंदगी तो इस देश में सुख के साथ बीतती है। रात को सोते हैं, सवेरे उठते हैं, उनके जीवन में कई तरह के सुख हैं, लेकिन उनको दूसरे तरह के दुख हैं, उनकी बात मैं नहीं करना चाहता। मैं कहना ये चाहता हूं कि 115 करोड़ में सिर्फ 2 करोड़ भारतवासी हैं जो इस देश के नागरिक की हैसियत से जीवन बिताते हैं। एक सिटीजन होता है ना, नागरिक किसी भी देश का, तो हम उसको नागरिक कब कहते हैं? जब उस देश की सारी सुविधाएं उसको मिले, बिजली मिले, पानी मिले, हॉस्पिटैलिटी उसको मिले, एजुकेशन उसको मिले, जरूरत पड़ने पर रेल मिले, हवाई जहाज मिले, जरूरत पड़ने पर उसके बच्चों को एडमिशन मिले, ये सारी सुविधाएं जिसको उपलब्ध हो जाएं उसको कहा जाता है सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता। तो 2 करोड़ लोगों को तो नागरिकता मिली हुई है इस देश में, बाकी 113 करोड़ का क्या? ये है मूल सवाल। आजादी के 62 साल में ये 2 करोड़ लोगों का जो वर्ग है ये तो बहुत विकसित हुआ है और सब तरह की सुविधाएं इनको मिल गई हैं, लेकिन 113 करोड़ लोगों का क्या? उनमें से 84 करोड़ लोगों को एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपए नहीं है, उनका क्या? ये गंभीर प्रश्न है। और इससे ज्यादा एक गंभीर प्रश्न है, हमारे देश में ये जो 2 करोड़ लोग हैं ना, इनमें कुछ 72 लोग हैं, उनके भी नाम बताना चाहता हूं। 72 लोग शीर्ष पर बैठे हुए, उनमें से एक अनिल अंबानी है, एक मुकेश अंबानी है। ये दोनों की हैसियत ऐसी है कि उनकी पत्नी का अगर जन्मदिन आ जाए तो 240 करोड़ का प्लेन गिफ्ट कर सकते हैं। इस हैसियत के लोग हैं, इसी देश में रहते। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की एक दिन मैंने इनकम कैलकुलेट की, रिलायंस कंपनी के जो बंटवारे हुए दोनों कंपनियों के डेटा इकट्ठे करके मैंने कैलकुलेशन किया, तो मुकेश अंबानी की 1 मिनट की आमदनी 20,000 रुपए है। 1 मिनट की आमदनी, 1 मिनट इनकम। मुकेश अंबानी की जिंदगी का 1 मिनट बीतता है तो 20,000 रुपए की कमाई हो जाती है उसको। 2 मिनट बीतता है तो 40,000 की कमाई हो जाती है। 3 मिनट बीतता है तो 60,000 की कमाई हो जाती है। अंदाजा लगा लीजिए 1 घंटे में कितनी कमाई होती है, और 1 दिन में कितनी कमाई होती है, और 1 महीने में कितनी कमाई होती है, और 1 साल में कितनी कमाई होती है। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, फिर इसी तरह से जमशेदजी टाटा के परिवार में रतन टाटा हैं, फिर कुमार मंगलम बिरला हैं, फिर वाडिया खानदान के लोग हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे 72 एम्पायर हैं इस देश में। इनमें से एक एक एम्पायर के मालिक का 1 मिनट में एवरेज इनकम 20,000, 22,000, 25,000, 18,000, 19,000 ऐसा है। तो ये 72 लोगों का एक भारत है, 2 करोड़ लोगों का दूसरा भारत है, और 84 करोड़ लोगों का तीसरा भारत है। अगर इसका बंटवारा किया जाए तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये 72 लोगों का और 2 करोड़ लोगों का तो इंडिया है, और बाकी 84 करोड़ का या 113 करोड़ का तो दलदल में फंसा हुआ भारत है। ये 2 करोड़ लोग तो हमारे देश में विकास के टापू हैं, डेवलपमेंट के मॉडल हैं, या समृद्धि के टापू हैं। बाकी पूरा हिंदुस्तान गरीबी के दलदल में फंसा हुआ है। आजादी के 62 साल के बाद देश की ये तस्वीर है। आजादी के पहले भी तस्वीर लगभग ऐसी ही थी। मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूं। हमारी संसद में एक सांसद हुआ करते थे, उनका नाम था आचार्य राम मनोहर लोहिया। अब वो जीवित नहीं है, लेकिन बहुत तेजस्वी, तपस्वी और बहुत प्रखर सांसद हुआ करते थे। पंडित नेहरू उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, लोहिया जी उनके अपोजिशन में बैठा करते थे। लोहिया जी जब भाषण दिया करते थे संसद में तो नेहरू जी की बोलती बंद हो जाती थी, नेहरू जी के पास जवाब नहीं होता था देने के। ऐसे सवाल करते थे कि प्रधानमंत्री परेशान हो जाए। एक बार नेहरू जी संसद में भाषण दे रहे थे, लोहिया जी बैठकर सुन रहे थे।
नेहरू जी ने कहा कि हमारी जो पंचवार्षिक योजनाएं हैं, पंचशाला माने 5 साल वाली माने 5 ईयर प्लान, इसने भारत का बड़ा विकास कर दिया है। आप जानते हैं नेहरू जी 17 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे। 3 उन्होंने 5 साला योजनाएं बनाई, 3 5 ईयर प्लान बनाए। तो 3rd 5 ईयर प्लान के बारे में चर्चा कर रहे थे और ये घटना उनकी मृत्यु से लगभग 2-2.5 साल पहले की है। कहने लगे कि मेरी पंचवार्षिक योजनाओं ने बड़ा देश का लाभ किया है, गरीबी खत्म हुई है, बेकारी कम हुई है। तो लोहिया जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा नेहरू पंडित, वो नेहरू पंडित बोलते थे, पंडित नेहरू नहीं बोलते थे, नेहरू पंडित बोलते थे। अब उनका था बात करने का तरीका। तो उन्होंने कहा नेहरू पंडित, ये जो आप बोल रहे हो कि आपकी 5 साला योजनाओं से गरीबी खत्म हुई है, मेरे एक सवाल का जवाब आप दो कि भारत के सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी कितनी है? तो नेहरू जी ने कहा ये तो नहीं निकाला है, तो निकाल के बताओ। तो नेहरू जी ने कहा पूरे देश का सर्वे कराना पड़ेगा, तो करवा लो। सवाल तो चाहिए, जवाब तो चाहिए। अब संसद का नियम ऐसा है कि सांसद कोई सवाल पूछे तो प्रधानमंत्री को जवाब देना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, महीने बाद, 2 महीने बाद देना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि हर सांसद का विशेष अधिकार है प्रश्न पूछने का। लोहिया जी ने सवाल पूछ लिया। नेहरू जी ने पूरी टीम लगाई और कहा निकालो देश के गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी क्या। तो टीम ने 4-4.5 महीने की मेहनत के बाद पूरे देश के सामने एक आंकड़ा बताया कि हिंदुस्तान के सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी 2.5 आना है। आना तो आप समझते हैं, 16 आने का 1 रुपया होता है, तो 2.5 आना है, माने 1 रुपए का कितना नीचे का हिस्सा आप अंदाजा लगा सकते। तो नेहरू जी ने जब ये जवाब दिया तो लोहिया जी उनकी तरफ देख रहे थे, कह रहे थे फिर तुम क्या बात कर रहे हो, पंचवार्षिक योजनाएं तुम्हारी लाभ कर रही हैं देश को, कैसे मान लें? जब गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी 2.5 आना है तो कैसे कहें कि पंचवार्षिक योजनाओं से गरीबों का लाभ हो रहा है? तो नेहरू जी चुप हो गए। तो लोहिया जी ने कहा कि तुम्हारी योजनाओं से गरीबों का कोई लाभ नहीं हो रहा है, जो अमीर हैं वो और अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीबों का कोई लाभ नहीं हो रहा है। और तब उन्होंने नेहरू जी को चेतावनी दी थी कि आप विकास की योजनाओं के केंद्र को बदलिए, गांव के सबसे अंतिम किसान को केंद्र में लाइए योजनाओं के, और फिर से डिजाइन करिए आपकी पंचवार्षिक योजनाओं की। उसके बाद क्या हुआ, नेहरू जी की मृत्यु हो गई, वो दोबारा कुछ हो नहीं पाया और लोहिया जी भी पार्लियामेंट से बाहर हो गए और वो बात वहीं की वहीं दबी रह गई। अब इस बात को 2009 में मैं क्यों याद कर रहा हूं, मैंने एक हिसाब निकाला कि 1970 के दशक में सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी जो 2.5 आना थी, अब हिंदुस्तान में 2009 में सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी 20 रुपए हुई है, तो वो 2.5 आने के ही बराबर है। आप कहेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि 1970 के दशक में रुपए की जो क्रय शक्ति थी, जो परचेजिंग कैपेसिटी थी, वो अभी गिरते गिरते इतने नीचे आ गई है और रुपए का इतना अवमूल्यन हो गया है कि 70 के दशक का 2.5 आना अब हिंदुस्तान में 1 रुपए के बराबर है। बात वहीं की वहीं है। अब 20 रुपए हो गई है क्योंकि इन्फ्लेशन उसमें जुड़ गया है, लेकिन रुपए की परचेजिंग कैपेसिटी घट गई है, तो आमदनी उतनी ही है जो लोहिया जी के जमाने में थी। इसका मतलब क्या है, हम भारत के गरीबों का विकास नहीं कर पाए, वो जहां खड़े थे वहीं हैं, शायद उससे बदतर स्थिति में पहुंचे। और बेरोजगारों की भी बात हम नहीं कर पाए। ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को रोजगार दे देना बिल्कुल अलग बात है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार पैदा करना वो सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी अर्थव्यवस्था। ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो आप करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ हजार लोगों को काम मिल ही जाएगा, क्योंकि तो वो झक मार के मिलना ही है, उसके अलावा और रास्ता ही नहीं है।
क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका हजारों करोड़ का है। आप पब्लिक सेक्टर में हजारों लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं लोगों के टैक्स के पैसे में से, तो उसमें से कुछ हजार लोगों को रोजगार मिल ही जाता है, उसमें कोई खास बात नहीं है। प्रश्न तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है, असंगठित क्षेत्र का है, जहां पर लोगों को काम नहीं मिलता, और काम दिलवाना सबसे बड़ी चुनौती है। भारत सरकार इसमें फेल हो गई है। अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट जब संसद में आई तो मैंने कुछ सांसदों को सवाल लिख के दिए। मैं तो एमपी नहीं हूं, सवाल पूछ नहीं सकता, लेकिन जो एमपी हैं उनको लिख के दिया कि आप पूछो सरकार से, और ये पूछो कि आखिर पिछले 62 साल में सरकार ने किया क्या। फिर जो गरीबी वैसी की वैसी है और ज्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी और बढ़ी है, क्या किया सरकार ने 62 साल। पूछा सवाल तो जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री एक ही बात करें, जी हमने तो 62 साल में 11 पंचवार्षिक योजनाएं चला दी, अब उसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंचा तो क्या करें। तो गया कहां फिर वो लाभ। आपको मालूम है एक पंचवार्षिक योजना 10 लाख करोड़ रुपए की होती है एक, और 11 योजनाएं लागू हो चुकी हैं, तो कम से कम 110 लाख करोड़ का खर्चा तो हो ही चुका है। 110 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। एक दिन मैंने सोचा कि ये 110 लाख करोड़ का अगर सोना खरीद लिया जाता और इस हिंदुस्तान की सड़कों पे बिछा दिया जाता तो 6,38,365 गांव की एक एक सड़क सोने से बन गई होती। इतनी बड़ी रकम है 110 लाख करोड़ की। इसके अलावा भी रकम खर्च होती है। हर साल बजट आता है, आप जानते हैं, बजट में सरकार खर्च करती है और सरकार कहती है कि जो नॉन प्लैन्ड एक्सपेंडिचर है वो तो विकास में नहीं है, लेकिन प्लैन्ड एक्सपेंडिचर तो विकास में जाता ही है ना। इस साल के बजट में 3 लाख करोड़ का प्लैन्ड एक्सपेंडिचर है, पिछले साल में 2.5 लाख करोड़ था, और पिछले 62 साल में एवरेज 1 लाख करोड़ निकाल दें तो 62 लाख करोड़ तो खर्च हो ही चुका है प्लैन्ड एक्सपेंडिचर के रूप में। 110 लाख करोड़ पंचवार्षिक में खर्च हुआ, 62 लाख करोड़ बजट में आ गया, तो लगभग हमने 180 लाख करोड़ तक तो खर्च कर ही दिया है। फिर गरीबी क्यों, फिर बेरोजगारी क्यों? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी रकम है। इतनी रकम में तो पूरे हिंदुस्तान को सोने का देश बनाया जा सकता है। मैंने एक दिन हिसाब निकाला था कि अगर सरकार नहीं होती थोड़ी देर के लिए, हालांकि ये यूटोपियन बात है, हो ही नहीं सकती ऐसी बात कर रहा हूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि सरकार ही नहीं होती और ये 180 लाख करोड़ हमने लोगों में बांट दिया होता। ले लो भाई, जिसको जितना मर्जी है ले लो, या एक एक व्यक्ति के हिसाब से पर कैपिटा कैलकुलेशन करके बांट दिया होता, तो हर हिंदुस्तानी कम से कम करोड़पति तो हो ही गया होता। कम से कम करोड़पति हो गया होता। भूखमरी में तो नहीं मरता, ज्यादा खाके मरता वो अलग बात है, भूख से तो नहीं मरता। तो बात बिल्कुल साफ है कि हमने योजनाएं बनाई, पैसे खर्च किए, वो पैसे आपने टैक्स के रूप में सरकार को दिए, भगवान ने नहीं दिए, किसी पड़ोसी देश ने नहीं दिए। आपके खून पसीने की कमाई से सरकार ने टैक्स लिया और आपके टैक्स के पैसे का इतना सारा खर्च किया, फिर उसका रिजल्ट तो कुछ नहीं निकला। तो हुआ क्या, ये गया कहां पैसा? विकास नहीं हुआ तो कहां गया? इसका उत्तर हमारे देश के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया है, जिसको कभी भूलना मत आप। एक प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी, उन्होंने इसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जब विकास के लिए मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं किसी अंतिम आदमी के लिए, तो उस अंतिम आदमी तक 15 पैसा ही पहुंचता है। 85 पैसा कहां जाता है? तो श्री राजीव गांधी ने कहा वो लीकेज हो जाता है। बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया, लीकेज हो जाता है। अब आप कहेंगे जी ये लीकेज क्या भला है? सीधा सा मतलब है नेता और अधिकारी खा जाते हैं उसको, सीधा सा मतलब ये भ्रष्टाचार में चला जाता है। अब ये बात राजीव गांधी ने कही थी 1984 में, जब उनकी मां की मृत्यु होने के बाद वो संसद में प्रधानमंत्री बनकर आए थे और बड़े ईमानदार थे वो उस समय।
मिस्टर क्लीन कहा जाता था उनको। और उनकी ईमानदारी पर और श्रीमती गांधी के मरने पर लोगों ने ऐसा भाव उड़ेल दिया था कि संसद में 435 सीट लेकर पहली बार कोई प्रधानमंत्री जीत के आया था। इतनी सीट तो कभी उनके नाना को भी नहीं मिली। पंडित नेहरू भी इतनी मेजोरिटी से कभी नहीं जीत के आए, जबकि नेहरू जी का एक करिश्मा हुआ करता था इस देश में। ये देश कहता था नेहरू इज इंडिया, इंडिया इज नेहरू। उस समय भी कभी 435 सीट उनको नहीं मिली, राजीव गांधी को मिली। लोगों ने उनमें भरोसा दिखाया था। उन्होंने संसद में ईमानदारी से ये कहा था कि विकास के 1 रुपए के खर्चे में 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा लीकेज में जाता है, माने भ्रष्टाचार में, घूसखोरी में जाता है। अब ये 84 में कहा, अब 2009 आ गया। भ्रष्टाचार बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। अगर मैं ये कहूं कि राजीव गांधी के जमाने में तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री हुआ करती थी, अब तो भ्रष्टाचार का महासागर है। और राजीव गांधी के सुपुत्र राहुल गांधी ने यह स्वीकार किया है अभी थोड़े दिन पहले कि विकास के लिए जो 1 रुपया भेजा जाता है उसमें 10 पैसा भी नहीं पहुंचता। राहुल गांधी का कहना है कि शायद 7-8 पैसे भी पहुंच जाए तो बड़ी बात है। हो सकता है इसका ठीक से रेक्टिफिकेशन हो तो 5 पैसा ही निकले। इसका मतलब बहुत साफ है कि विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं बन तो रही हैं इस देश में, लेकिन उसका फायदा आम आदमी को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लीकेज है सिस्टम में, क्योंकि करप्शन है, क्योंकि घूसखोरी है, रिश्वतखोरी है, और अगर कहें तो डकैती है, लूटखोरी। लूट लेते हैं इस पूरे धन को। कौन लूटते हैं? हमारे नेता, हमारे अधिकारी। और इस विषय पर जब हमारा ध्यान गया, अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन रिपोर्ट आने के बाद खोजना शुरू किया कि आखिर जा कहां रहा है पैसा, तो पता चला नेताओं की जेब में जा रहा है, अधिकारियों की जेब में जा रहा है। और ये नेता और अधिकारी जो पैसे को लूट रहे हैं वो इतने ज्यादा निकृष्ट हैं कि उस पैसे को भारत के बाहर भेज रहे हैं, यहां नहीं रखते, बाहर जाता है। कहां जाता है? स्विट्जरलैंड में जाता है। स्विट्जरलैंड नाम के देश में कुछ बैंकें हैं जिनको स्विस बैंक कहा जाता है। वहां पैसा जमा करते हैं ये लूट का। क्यों? क्योंकि वो अकेला देश है दुनिया में जहां की बैंकों में आप कितना भी पैसा जमा करो वो पूछते ही नहीं कहां से लाए हो, सोर्स की बात ही नहीं करते। वो तो कहते सर रख दो, जितना है रख दो, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, और वहां डॉलर्स में बात होती है, रुपए का बात ही नहीं। स्विस बैंकों में खाता खोलना बहुत आसान है। हिंदुस्तान में उनके हजारों एजेंट हैं। किसी एक एजेंट से मैं आपकी बात कराऊं, आप फोन पे बात करिए, कल अकाउंट खुल जाएगा आपका। बस इतना ही है कि मिनिमम जो आपको डिपॉजिट रखना पड़ेगा वो 10 करोड़ डॉलर है, इतना ही है। जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोलते हैं तो मिनिमम कुछ रखना पड़ता 500 रुपए, हाँ, अब वहां मिनिमम है 10 करोड़ डॉलर। $1 में 50 रुपए होते हैं, तो 500 करोड़ रुपए वहां कम से कम जमा करो तो खाता खुलता है। तो कौन जाएगा वहां खाता खुलवाने? निश्चित है जिसके पास 500 करोड़ से ऊपर होगा वही तो जाएगा। ऐसे लोग हैं इस देश में। और आपको सुन के हैरानी होगी कि ऐसे लोग कौन हैं। टाटा बिरला डालमिया धीरूभाई अंबानी है तो उसमें क्या है, वो तो उद्योगपति हैं, वो तो उद्योग करते हैं, व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, कमाते हैं। उनके पास 500-700 हजार करोड़ होना तो सामान्य बात है। मुझे तो हैरानी ऐसे लोगों पर होती है कि जो चाय की दुकान भी नहीं चलाते उनके पास है। जिंदगी में कभी जिन्होंने चाय की दुकान नहीं चलाई उनके पास हजारों करोड़ है। जिन्होंने कभी परचून की दुकान भी नहीं खोली उनके पास भी है। जिन्होंने कभी सब्जियां भी नहीं बेची उनके पास भी है। जिनके घर में कोई बिजनेस नहीं है उनके पास भी है। जिनके घर में कोई उद्योग नहीं है उनके पास भी है। कहां से आ रहा है भाई?
बस यही है कि जिनके घर में ना कोई बिजनेस है, ना कोई उद्योग है, ना कोई व्यापार है, उनके पास भी हजारों करोड़ है। वो इसलिए है कि वो भारत की सत्ता व्यवस्था में भागीदार हैं, बस इसलिए। मतलब हमारे देश के नेताओं के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है। हमने कुछ नेताओं की जन्म कुंडली बनाना शुरू किया है, और वो जन्म कुंडली ऐसी कि आजादी जब आई तो इनके घराने ने क्या कुर्बानी दी, ये पहले पता करो। कोई मरा इनका आजादी की लड़ाई में, कोई शहीद हुआ इनका आजादी की लड़ाई में। इन्होंने कभी कोई अपना बेटा हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा करने के लिए फौज में भर्ती करा, या इन्होंने कभी कोई अपने बेटे को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए दांव पे लगाया? तो पता चला कुछ नहीं किया इन्होंने। ना आजादी की लड़ाई में उनका घर शामिल था, ना आजादी की लड़ाई में उन्होंने कोई कुर्बानी दी, ना कोई शहादत दी, ना उनके परिवार में किसी ने फौज में नौकरी की, ना देश की सुरक्षा, ना आंतरिक ना बाहरी, कुछ किया ही नहीं। फिर भी हजारों करोड़ हैं उनके पास, बस इसलिए कि वो कुछ दिन एमपी हो गए, कुछ दिन एमएलए हो गए, कुछ दिन कॉर्पोरेटर हो गए, कुछ दिन मिनिस्टर हो गए, कुछ दिन चीफ मिनिस्टर हो गए, कुछ दिन फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, बस इसलिए। दुख और दर्द इस बात का है कि जिन परिवारों ने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया, जिनके घर से किसी की कुर्बानी नहीं हुई, किसी ने शहादत नहीं दी, जिनके परिवार का कोई बेटा बेटी फौज में जाके कभी शहीद नहीं हुआ, उन्हीं के हाथ में इस देश की सारी मलाई और सत्ता है। वही लूट के खा रहे हैं इस देश को, और लूट के खा ही नहीं रहे हैं, उस लूटे हुए धन को विदेशों में ले जाकर जमा कर रहे हैं। कितना बड़ा क्राइम है, आप जानते हैं? आपसे अगर गलती हो जाए तो सरकार जेल में ठोक देगी, आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये गलती हो जाए कि आपकी कमाई का हिस्सा आपने विदेशों में जमा करके रखा है, क्राइम है। लेकिन हमारे बड़े बड़े नेता ये क्राइम रोज करते हैं, किसी को जेल नहीं होती, किसी को पुलिस नहीं पकड़ती, किसी के घर चापा नहीं पड़ता, सीबीआई की रेड नहीं होती, इनकम टैक्स की रेड नहीं होती, क्योंकि वो सत्ता व्यवस्था में शामिल। और इनमें कई नेता तो ऐसे विचित्र हैं, जिसकी भी सरकार आ जाए उनकी बल्ले बल्ले। कुछ खानदान इस देश में ऐसे हैं जिन्होंने अपने भाई भतीजों को हर पार्टी में फिट किया हुआ है। अम्मा एक पार्टी में, बेटा दूसरी पार्टी में, बेटे का बेटा तीसरी पार्टी में। देख लो, आप नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे परिवार तो जिसकी भी सरकार आ जाए, किसी न किसी पार्टी की तो आएगी, तो उनकी तो मजे बल्ले बल्ले। राज्यों में भी ऐसे हैं, केंद्रों में भी ऐसे। मतलब सीधा सा है, लूट का माल उनके घर में आते रहना चाहिए, इसका पूरा चाक चौबंद इंतजाम उन्होंने किया हुआ है। और इतनी बेदर्दी से लूटते हैं ये लोग कि हिंदुस्तान के डकैत भी इनके सामने फीके। मैं कभी कभी याद करता हूं, इस देश में एक डाकू माधो सिंह होता था, एक डाकू मोहर सिंह होता था, एक डाकू जालिम सिंह होता था, जो लूटते थे घरों में जाकर पैसा। लेकिन उनके जीवन का एक दूसरा पक्ष भी था, वो लूटते थे और गरीबों में जाकर बांटते थे। ये उनके जीवन का दूसरा पक्ष था। वो रॉबिन हुड थे हमारे सोसाइटी के। वो देखते थे कि कोई करोड़पति है, इसके यहां से लूटो, और गरीबों की बेटियों की शादियां करवाया करते थे। माधो सिंह ने हजारों बेटियों की शादियां कराई, मोहर सिंह ने भी कराई, जालिम सिंह ने भी कराई। अब हम उनको डकैत कहते हैं। अमीरों से लूट के गरीबों को देने वालों को डकैत कहा जाता है। तो इनको क्या कहें? जो आधुनिक जमाने के माधो सिंह, मोहर सिंह और जालिम सिंह, ये तो लूटते हैं, गरीबों पर तो एक पैसा खर्च नहीं करते, लूट कर ले जाकर इसको स्विस बैंकों में जमा करके रखते हैं अपने कुत्ते बिल्लियों के नाम से। अकाउंट भी उनके ऐसे ही नामों से, कुत्ते के नाम से, बिल्ली के नाम से, किसी और के नाम से।
इन पर हम लोगों ने जब रिसर्च की तो पता चला कि ये लोग 10, 20, 100 नहीं है, इनकी संख्या हजारों में है। भारत के भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारी जिनके स्विस बैंक में खाते हैं वो 80,000 नाम हैं, 1-2 नहीं है, 80,000। आप बोलेंगे जी कैसे पता चला? स्विस बैंक वाले तो बताते नहीं, बात बिल्कुल सही है, वो नहीं बताते। जब तक कि उनके ऊपर कोई मुसीबत ना आए वो नाम नहीं बताते, इसी का पैसा लेते हैं। स्विस बैंक बड़े इंटरेस्टिंग बैंक हैं, वो जो जमा पूंजी होती है ना उस पर ब्याज नहीं देते, उल्टा सर्विस चार्ज लेते हैं जमा करने वाले, बदले में सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, यही है बस, वो बताते नहीं जल्दी। तो हमको भी नहीं बताया, हम बहुत पीछे पड़े, नहीं बताया। फिर हमने दूसरा रास्ता निकाला पता करने का। वो रास्ता क्या निकाला कि भारत से स्विट्जरलैंड कौन कौन जाता है ये पता लगाओ। एयरपोर्ट पर हमने हमारे लोग लगाए, दिल्ली एयरपोर्ट, बंबई एयरपोर्ट, मद्रास एयरपोर्ट, कलकत्ता एयरपोर्ट, बैंगलोर एयरपोर्ट, जहां से डायरेक्ट फ्लाइट है स्विट्जरलैंड की। इनडायरेक्ट वाली तो अभी हमने बात ही नहीं की। जहां से स्विट्जरलैंड को सीधे फ्लाइट होती है, ज्यूरिख जाती है, जिनीवा जाती है, वो एयरपोर्ट का हमने निकाला आंकड़ा, कितने लोग हैं जो स्विट्जरलैंड यात्रा करते हैं। तो पता चला वो तो 1 लाख से ज्यादा हैं हर साल जो यात्रा करते हैं। इन 1 लाख में से 20,000 ऐसे हैं जो पहली बार और आखिरी बार यात्रा करते हैं। एक बार जाएंगे, देखेंगे, फिर दोबारा नहीं जाते। वो घूमने वाले लोग हैं, टूरिस्ट हैं। उनमें ज्यादा लोग हनीमून मनाने वाले हैं, शादी हुई स्विट्जरलैंड चले गए। उनको हमने पूछे, इंटरव्यू लिए कि आप क्यों नहीं गए दूसरी बार, तो उन्होंने कहा रखा क्या है वहां, पहली बार गए थे, हमने नाम सुना था, लेकिन गए तो वहां कुछ नहीं। क्यों? वो कहते हैं स्विट्जरलैंड से ज्यादा सुंदर तो पंचमढ़ी है अपना, उससे ज्यादा सुंदर तो डलहौजी है, उससे ज्यादा सुंदर तो उत्तराखंड है, उससे ज्यादा सुंदर तो जम्मू कश्मीर है। वो कहते हैं इतने स्थान है अपने भारत में जो बहुत सुंदर हैं, हमने तो नाम बड़े और दर्शन थोड़े ये पाया वहां जाकर। फिर वो दूसरी समस्या बताते हैं, वो कहते हैं 2 घंटे की कार ड्राइव करो तो देश ही खत्म हो जाता है, इतना छोटा सा देश है, बैतूल जिले से भी छोटा। 2 घंटे कार चलाओ उत्तर से दक्षिण, देश की सीमा खत्म हो जाती है। उद्योग कोई है नहीं उस देश में, व्यापार कुछ होता नहीं है, ट्रेडिंग कुछ नहीं है, कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है, और इंडस्ट्री कोई नहीं है। फिर भी दुनिया में हाईएस्ट इनकम ग्रुप में वो देश आता है। पर कैपिटा इनकम में स्विट्जरलैंड हाईएस्ट है पूरी दुनिया। उनके आदमी की 1 साल की जो आमदनी है वो दुनिया में किसी देश के आदमी की नहीं है। तो इंडस्ट्री है नहीं, बिजनेस कोई है नहीं, ट्रेडिंग चलती नहीं, खेती कुछ होती नहीं, क्योंकि साल में 8 महीने बर्फ पड़ती है, खेतों में बर्फ जमा रहती है, घास का तिनका भी नहीं उग सकता, तो खेती नहीं है। अब कुछ नहीं है तो हाईएस्ट इनकम कहां से है? तो वो ऐसे है कि भारत जैसे दुनिया में कुछ देश हैं जहां भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है, वहां के नेता और अधिकारी अपने अपने पैसे उनके बैंकों में रखते हैं, और स्विट्जरलैंड वाले इतने होशियार हैं, इस पैसे पर किसी को ब्याज नहीं देते, उस पैसे को वो दूसरों को ब्याज पर देकर अपना काम चलाते हैं। पैसा हमने वहां जमा कर दिया, हमको कुछ नहीं मिलेगा, हमारा पैसा वो अमेरिका को कर्ज में दे देंगे और अमेरिका से 4%, 5% ब्याज ले लेंगे, खर्चा तो कुछ हुआ नहीं, वही इनकम है, और वो इतनी बड़ी है कि उनके देश का सारा धंधा इसी पे चल रहा है। तो भारत के नेता वहां जाके खजाने बना रहे हैं, अधिकारी खजाने बना रहे हैं, और इन खजानों में वो पैसा जमा हो रहा है जो गरीबों पे खर्च होना चाहिए था, जो विकास के लिए लगना चाहिए था, वो पैसा वहां गया। सब समझ में आता है कि आजादी के 62 साल के बाद विकास क्यों नहीं हुआ, हो जाना चाहिए था। आजादी के 62 साल के बाद देश की ये परिस्थिति है कि हमारे देश में 6,38,365 गांव में से 4 लाख गांव में अभी भी बिजली की व्यवस्था नहीं है, अभी भी नहीं। 2.5 से 3 लाख गांव में चलने के लिए सड़क नहीं है अभी भी। करीब 3 लाख गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है।
आधे से ज्यादा बच्चे शिक्षा से वंचित हैं इस देश में, आधी से ज्यादा आबादी निरक्षर है, बिना पढ़ी लिखी है इस देश में। आधे से ज्यादा माताएं जब अपने बच्चों को जन्म देती हैं तो या तो मां मरती है या बच्चा मरता है, क्योंकि ना मां के शरीर में ताकत है ना बच्चे के शरीर में ताकत है, क्योंकि खाने के लिए खुराक ही नहीं मिलती। सरकार कहती है कि जो बच्चे दुर्भाग्य से पैदा भी हो जाते हैं उनमें से आधे से ज्यादा 3 महीने में ही मर लेते हैं, कुछ ना कुछ बीमारियों से, डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गई, हैजा हो गया, मर गए, रेजिस्टेंस नहीं है शरीर में। कुपोषण इस देश में इतना है कि जंगलों में रहने वाले वनवासियों को जंगली फल खाके मर जाना पड़ता है इस देश में। इतनी खबरें रोज आती हैं उड़ीसा से, बंगाल से, आसाम से। मैं पूरे देश में घूमता रहता हूं, मैंने ऐसे कई गांव देखे हैं जहां गरीबी के कारण माता पिता अपने बच्चों को बेच देते, और बच्चों को बेचने का ऐसा ही बाजार लगता है जैसे आपके यहां सब्जी बेचने का बाजार लगता है। कभी दोबारा आऊंगा तो एलसीडी प्रोजेक्टर से ऐसे सैकड़ों गांव के चित्र दिखाऊंगा आप, यहां माता पिता टोकरी में लाके बच्चों को बेच रहे हैं, और हर बच्चे के गले में तख्ती पड़ी हुई है और उस पर उसका रेट लिखा हुआ है, 40 रुपए में लड़का खरीद लो, 30 रुपए में लड़की खरीद लो, ये रकम है उन बच्चों के बिकने की। और उन माता पिताओं को पूछो कि भाई क्यों बेच रहे हो, तो वो कहते हैं जी हम इनको कुछ खिला तो सकते नहीं, ये तो ऐसे ही मर जाएंगे, कोई खरीद के ले जाएगा तो वो तो खिलाएगा। और उन बच्चों को विदेशी संस्थाएं खरीद के ले जाती हैं अपने अपने देश में, और वहां उनको नौकर बना के, बड़ा करके, पाल के उनसे काम करवाते। ये रैकेट हमारे देश में चलता है गरीबी के कारण। अब और 1-2 नए रैकेट इस देश में आ गए हैं। कई माताओं ने गरीबी के कारण अपनी कोख किराए पर देना शुरू किया है और दूसरों के लिए बच्चे पैदा करने के लिए वो तैयार हैं, कुछ पैसे मिलें तो। ये एक नया सिस्टम शुरू हो गया है इस देश में, और यही गरीबी और भुखमरी हमारे देश की बहुत सारी माताओं को मजबूर करती है अपना शरीर बेचने के लिए, अपनी देह बेचने के लिए किसी वेश्याघर में, किसी वेश्यालय में। लाखों बहनें इस देश की गरीबी के कारण दलदल में धकेली जाती हैं, उनके माता पिता उनको बेच देते हैं, भाई भतीजे बेच देते हैं, उनके ही लोग बेचते हैं। ये सारा दुष्कर्म इस देश में होता है गरीबी के नाम पर, क्योंकि गरीबी मिटती नहीं है, क्योंकि गरीबों को गरीबी मिटाने के लिए जो पैसा बजट में सैंक्शन होता है वो खर्च ही नहीं होता, वो तो नेताओं के खजानों में और अधिकारियों के खजानों में जमा होता रहता। ये हमारी व्यवस्था का सबसे सड़ा हुआ हिस्सा है, जिसको आप भ्रष्टाचार कहें, लूटखोरी कहें, जिसको आप कुछ भी नाम दें, ये सबसे सड़ा हुआ हिस्सा है हमारी व्यवस्था का। हमको ऐसा लगता है कि जब तक इस हिस्से को हम ठीक नहीं कर लेते तब तक भारत का कोई भविष्य और भला होने की संभावना नहीं। तो हमने इसी सड़े हुए हिस्से को ठीक करने के लिए ये भारत स्वाभिमान नाम का अभियान शुरू किया है। ये जो भारत स्वाभिमान का ट्रस्ट बना है ये इसी बात के लिए बना है कि हमारे देश का ये जो आर्थिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार है, जो लूट कर लाखों करोड़ों रुपए इस देश से ले जा रहा है, विदेशी बैंकों में जमा कर रहा है, इसको बंद किया जाए, इसको रोका जाए। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि कितना लूट लिया, उसका हिसाब निकाला। 62 साल आजादी के बाद इस देश के नेताओं ने जो धन लूटा, 80,000 बैंक अकाउंट जो स्विट्जरलैंड में हैं, उनमें जो पैसा जमा है वो करीब 72,80,000 करोड़ रुपए है। डॉलर में बात करूं तो 1,500 अरब डॉलर है, 1,500 बिलियन डॉलर है। बिलियन माने 100 करोड़, 1 बिलियन। 1,500 अरब डॉलर है जो स्विस बैंकों में जमा है हमारे नेताओं का, अधिकारियों का। रुपए में करीब 72 लाख करोड़, 72,80,000 करोड़ है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के आसपास में कुछ और देश हैं छोटे छोटे,
एक देश है उसका नाम है लीचेस्टन, जर्मनी के पास है, वहां भी ऐसे ही खाते हैं। एक छोटा सा देश है उसका नाम है पनामा, वहां पर भी ऐसे खाते हैं। एक छोटा सा देश है गिनी बिसाऊ, वहां भी ऐसे खाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कुछ 77 देश और हैं, वहां भी ऐसे ही अकाउंट्स हैं, वहां भी भारतवासियों के खाते हैं और उन खातों में करीब 35 लाख करोड़ और जमा है। मतलब सीधा सा ये है कि 110 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान की आजादी के आने के बाद पिछले 62 साल में इस देश से लूटा गया है और विदेशी बैंकों में जमा है। अब पिक्चर पूरा क्लियर हो गया कि आजादी के 62 साल बाद भी विकास क्यों नहीं हुआ, क्योंकि विकास के लिए जो धन आवंटित हुआ वो तो लूटकर विदेशी बैंकों में चला गया। अब दिल में अफसोस और दर्द इस बात का है कि जब अंग्रेज आकर इस देश को लूटते थे तो हम पत्थर रखते थे अपने दिल पर और ये कहा करते थे कि काश ये अंग्रेज चले जाएं, इस देश की लूट बंद हो जाए। अंग्रेजों ने बहुत लूटा है इस देश को, आपको अंदाजा है या नहीं पता नहीं। मैं तो इस समय इतिहास का विद्यार्थी हूं और इतिहास को दस्तावेजों के आधार पर पढ़ने का कोशिश कर रहा हूं। पिछले कुछ 12-15 वर्षों में 50,000 से ज्यादा दस्तावेज मेरे हाथ लगे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स के, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के। उन दस्तावेजों से पता चलता है कि अंग्रेजों ने कितना लूटा है। 2-4 उदाहरण देता हूं। एक अंग्रेज था इस देश में, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। 1750 में आया बंगाल में, ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर इन चीफ बनके, और उसने बंगाल में आके एक युद्ध लड़ा जिसको प्लासी का युद्ध कहते हैं। बंगाल का राजा हुआ करता था, उसका नाम था सिराजुद्दौला। तो उसने सिराजुद्दौला के सामने एक पेशकश की थी कि मुझे बंगाल में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए। सिराजुद्दौला ने मना कर दिया था। उसने कहा कि अंग्रेजों पर मैं भरोसा नहीं कर सकता, उनको लाइसेंस नहीं दे सकता। कारण क्या था? सिराजुद्दौला को ये मालूम था कि अंग्रेजों ने जहां जहां व्यापार करने का लाइसेंस लिया है, हर राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ है। अंग्रेजों ने 1618 में इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजकर पहला लाइसेंस लिया था सूरत में, और सूरत पर कब्जा हो गया अंग्रेजों का। बाद में गुजरात पे कब्जा हो गया। फिर जब अंग्रेजों ने कहा कि हम बंगाल में भी करना चाहते हैं, मना कर दिया। तो अंग्रेजों का जो कमांडर इन चीफ था रॉबर्ट क्लाइव, उसने सिराजुद्दौला को चुनौती दी। उस जमाने में क्या होता था, आपने किसी से कोई बात कही, उसने नहीं मानी, तो आप क्या कहेंगे? हम युद्ध करेंगे तुमसे, तो युद्ध में फैसला होगा। तो सिराजुद्दौला को उसने कहा युद्ध करेंगे। तो सिराजुद्दौला ने कहा कर लो, जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। तो युद्ध हुआ प्लासी के मैदान में, वो सब आपने पढ़ा है। जो नहीं पढ़ा है वो बताना चाहता हूं। प्लासी का युद्ध हुआ, ये तो आप सब जानते हैं। 23 जून 1757 को युद्ध हुआ। युद्ध में हुआ क्या? युद्ध ही नहीं हुआ। दस्तावेज कहते हैं कि प्लासी के मैदान में जब रॉबर्ट क्लाइव गया युद्ध के लिए, तो उसके पास सैनिक बहुत कम थे, मात्र 350। और सामने जो फौज थी सिराजुद्दौला की, उसमें सैनिक बहुत थे, 18,000। अब 350 सैनिक अंग्रेजों के, 18,000 सैनिक सिराजुद्दौला के। रॉबर्ट क्लाइव को समझ में आ गया मैं तो मारा जाऊंगा अभी 10 मिनट में ही। तो उसने युद्ध नहीं किया। उसने क्या किया? अपना एक चतुर आदमी सिराजुद्दौला की फौज में भेज दिया और कहा कि ये पता लगाओ कि कौन आदमी है जो बिक सकता है, कौन आदमी है जो टूट सकता है इस फौज में। उसका एजेंट गया, थोड़ी देर में वापस आ गया, कहा एक आदमी है मीर जाफर, और वो सिराजुद्दौला की सेना का कमांडर इन चीफ है। वो पैसे का लालची है, कुर्सी का लालची है, ये टूट सकता है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ऑफर भेज दिया उसको और उससे कहा कि तुम मेरे साथ संधि कर लो, मैं तुमको युद्ध के बाद बंगाल का राजा बना दूंगा। सिराजुद्दौला को हम मार डालेंगे, तुम राजा हो जाओगे, फिर लूट लेना, थोड़ा बहुत मुझे भी दे देना। अब मीर जाफर पैसे का लालची था और कुर्सी का लालची था। ऐसे समझ लीजिए कि मीर जाफर था डिफेंस मिनिस्टर
और रॉबर्ट क्लाइव ने उसको ऑफर किया कि तुमको प्राइम मिनिस्टर बनाता हूं। तैयार हो गया। बंगाल का राजा घोषित किया जाएगा और फिर मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव मिलकर सिराजुद्दौला की हत्या करेंगे और गद्दी पर मीर जाफर बिठा दिया जाए। ये संधि हुई। ये संधि के पेपर्स हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में पड़े हुए, उसकी फोटोकॉपी मेरे पास। अब वो पेपर्स पढ़ने से पता चलता है कि युद्ध ही नहीं हुआ मैदान में, वहां तो सरेंडर हुआ और सरेंडर 20 मिनट में हो गया। 18,000 सैनिकों ने हथियार फेंक दिए। वो सब रॉबर्ट क्लाइव के पाले में शामिल हो गए और ये 350 की सेना का सेनापति 18,000 सैनिकों की सेना का सेनापति हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव मिलकर युद्ध के मैदान से घोड़ों पर बैठकर सैनिकों के साथ सिराजुद्दौला की हत्या करने के लिए गए, जुलूस के शक्ल में। सिराजुद्दौला रहता था मुर्शिदाबाद में और युद्ध हुआ था कलकत्ता में। माफ कीजिएगा, युद्ध नहीं, संधि हुई थी कलकत्ता। कलकत्ता से मुर्शिदाबाद की दूरी है, घोड़े से चलें तो 10-12 दिन लगते हैं। तो 10-12 दिन इन्होंने जुलूस निकालकर घोड़ों पर टप 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 मुर्शिदाबाद पहुंचे। उस जुलूस का वर्णन रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी डायरी में लिखा है, पर्सनल डायरी में, और उस डायरी का एक वाक्य सुनाता हूं आपको। रॉबर्ट क्लाइव लिखता है कि जब हमने संधि कर ली और सिराजुद्दौला को मारने का षड्यंत्र किया, घोड़ों पर बैठकर हम चल दिए, तो मैं आगे आगे चलता था, मेरे पीछे 350 सैनिक चलते थे, उनके पीछे 18,000 भारतीय सैनिक चलते थे और सड़क के दोनों तरफ हजारों भारतवासी हमारा जुलूस देखते थे और तालियां बजाते थे। वो डायरी में लिखता है कि जो भारतवासी हमारे जुलूस पर तालियां बजाते थे, अगर इन्हीं भारतवासियों ने एक एक पत्थर उठा के हमको मार दिया होता तो भारत का इतिहास तो 1757 में ही बदल गया होता। हमने पत्थर नहीं फेंका, ताली बजाई अंग्रेजों के जुलूस पर। परिणाम वही निकला जो निकलना था। ये जुलूस सुरक्षित पहुंचा, सिराजुद्दौला की हत्या की। थोड़े दिन के लिए मीर जाफर के भतीजे मीर कासिम को प्रधानमंत्री बना दिया, फिर मीर कासिम को हटाया, फिर मीर जाफर को बना दिया। एक दिन रॉबर्ट क्लाइव ने कहा, ये मीर जाफर तो बड़ा खतरनाक आदमी है, जो अपने राजा से गद्दारी कर सकता है वो मुझसे भी करेगा। तो एक दिन रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को चाकू घोंप दिया, मार डाला और खुद रॉबर्ट क्लाइव फिर बंगाल का राजा हो गया। उसी दिन से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इस देश में शुरू हो गया और उसी दिन से गुलामी हमारी शुरू हो गई। अब इस गुलामी की कहानी में एक बात ध्यान देने की है कि अगर देश और समाज में एक गद्दार पैदा हो जाए तो पूरा देश गुलाम हो जाता है। एक मीर जाफर ने पूरे देश को गुलाम बना दिया। मैं बार बार यही सोचता हूं कि अगर मीर जाफर नहीं होता तो क्या होता। तो रॉबर्ट क्लाइव तो मारा जाता पहली ही बार में, और वो मारा जाता तो उसके 350 सैनिक मारे जाते, तो ईस्ट इंडिया कंपनी मारी जाती, तो वो भाग जाते वापस और ये देश गुलाम नहीं होता, इस देश की लूट नहीं होती, आजादी की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, 7,32,000 क्रांतिकारियों को बलिदान नहीं कराना पड़ता, करोड़ों हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों के अपमान का शिकार नहीं होना पड़ता, अगर मीर जाफर नहीं होता। लेकिन मीर जाफर ने देश का इतिहास बदल दिया। अब दुख और दुर्भाग्य की बात इस देश में ये है कि 1757 में तो एक मीर जाफर था, 2009 में तो लाइन लगी हुई है मीर जाफर। अब तो जिस पार्टी में देखो वहां मीर जाफर दिखाई देते हैं। हर पार्टी में मीर जाफर, देश बेचने के लिए, समाज बेचने के लिए तैयार बैठे। ये देश के सामने बहुत बड़ा संकट है और दुख और दुर्भाग्य यह है कि रॉबर्ट क्लाइव ने ये सब करने के बाद लूटा इस देश को और धन ले गया इंग्लैंड। तो रॉबर्ट क्लाइव जब धन लेके पहली बार इंग्लैंड पहुंचा तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उसको पूछा गया, तुम भारत से क्या लाए? तो उसने कहा, सोने चांदी हीरे जवाहरात के जहाज भर के लाया। कितने जहाज भर के लाए?
तो उसने पार्लियामेंट में उत्तर दिया 900 शिप्स भर के लाया। नाव नहीं, जहाज, 900 बोट्स नहीं, शिप्स। एक शिप का उस जमाने में जो साइज होता था उसमें 60 से 70 मीट्रिक टन मटेरियल आता था। ऐसे 900 जहाज भरकर सोना चांदी हीरे जवाहरात वो लेके गया। तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का, उसने पूछा मीर जाफर को कि इसकी वैल्यू कितनी है जो तुम लेके आए। उसने कहा कि मालूम नहीं है। फिर भी वो कहता है, एक रफ एस्टीमेट है 1000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड। 1000 मिलियन, मिलियन माने 10 लाख और स्टर्लिंग पाउंड, इतनी वैल्यू है। आज के हिसाब से इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये 7.5 से 8 लाख करोड़ रुपए की रकम बैठती है। वो एक रॉबर्ट क्लाइव लूट के ले गया। फिर रॉबर्ट क्लाइव के बाद इस देश में दूसरा आया वॉरेन हेस्टिंग्स, उसने लूटा फिर इस देश को। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स गया लूट मार के, तो तीसरा आ गया कर्जन, उसने लूटा इस देश को। फिर कर्जन गया तो चौथा आ गया विलियम बेंटिंग, उसने लूटा इस देश को। फिर वो गया तो पांचवा आ गया, फिर छठा आ गया। ऐसे 84 अंग्रेज आए गवर्नर जनरल बन के, पूरे देश को लूट लूट के सारा धन इंग्लैंड में जमा कर दिया। तो मेरे दिल को, आपके दिल को कसक ये होती है कि भाई वो विदेशी थे, लुटेरे थे, लूटने के लिए आए, धन ले जाके उन्होंने इंग्लैंड में जमा कर दिया। अब आजादी के 62 साल के बाद भी ऐसे ही लुटेरे देश को लूटें और सारा धन स्विट्जरलैंड में ले जाके जमा करें, तो रॉबर्ट क्लाइव और इन देशी लुटेरों में क्या अंतर है आप बताइए। ये तो हमारे ही अपने हैं। और इन देशी लुटेरों को अगर हमने ऐसे ही छूट देकर रखी तो ये तो सारे देश को लूट खाएंगे। इनको देश की पड़ी क्या है। और ये लोग जब लूट खाएंगे देश को और कुछ नहीं बचेगा तो ये भारत छोड़कर भी भाग जाएंगे, क्योंकि सबके पास विदेशी खाते हैं, सेटल हो जाएंगे। उनको पड़ी क्या है। उनके बेटे बेटियां तो सेटल हो ही चुके हैं पहले से, वो भी सेटल हो जाएंगे। रहना तो आपको पड़ेगा, रहना तो मुझे पड़ेगा, क्योंकि आपकी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। ना आप इस देश को छोड़ सकते हैं, ना मैं इस देश को छोड़ सकता हूं। तो चिंता भी आपको ही करनी पड़ेगी इस देश की, और मुझे ही करनी पड़ेगी। इसी चिंता ने हमको मजबूर किया है भारत स्वाभिमान अभियान चलाने के लिए। इसी मजबूरी में हमने ये काम शुरू किया। हमें कोई खुशी नहीं है ये काम करने की, मजबूरी है हमारी कि ये लूट बंद होनी चाहिए। तो आप बोलेंगे क्या हम इस अभियान की मदद से इस लूट को बंद करा सकते हैं? बिल्कुल, कोशिश तो करना ही चाहते हैं। बाकी भगवान के ऊपर है, वो मदद करे तो हम बंद करा लेंगे, नहीं करे तो जो भी होगा। एक बार प्रयास तो करना ही चाहते हैं ईमानदारी से। तो आप बोलेंगे क्या प्रयास है? हमारे 2 प्रयास हैं। पहला प्रयास ये है कि भारत स्वाभिमान के माध्यम से सरकारों के ऊपर इतना दबाव डालेंगे हम कि ये जो लूट का पैसा इन्होंने जमा कर रखा है विदेशी बैंकों में, ये भारत में वापस आए। पहला काम तो हम ये करना चाहते हैं। दूसरा काम हम ये करना चाहते हैं कि हम इस देश में रहें या न रहें, कानून और व्यवस्था ऐसी बन जाए कि आने वाले समय में कोई इस देश का एक पैसा भी लूट कर ना ले जा पाए। 2 काम करना चाहते हैं। पहला, जो लूट कर ले जाया गया धन है ये वापस लाना है, और दूसरा, भविष्य में ऐसी कोई लूट इस देश में से ना हो सके उसकी व्यवस्था करनी है। आप बोलेंगे क्या ये संभव है? दुनिया में असंभव कुछ नहीं होता, हर काम संभव है। बस करने वाले का संकल्प कितना है ये महत्व की बात है। हर काम संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। हम दुनिया में बहुत सारे कामों को असंभव माना करते थे, लेकिन हमारी आंखों के सामने हो गए। जैसे कोई ये कल्पना कर सकता था कि गोरे अमेरिका में काला आदमी राष्ट्रपति हो सकता है?
जिस अमेरिका में 85% वोट गोरे लोगों का हो, 15% वोट काले लोगों का हो, माइनॉरिटी वोट काले लोगों का हो, मेजॉरिटी वोट गोरे लोगों का हो, उस देश में कोई काला आदमी राष्ट्रपति हो सकता है? और वो भी एक ऐसा आदमी जिसका पिता कीनिया का था और जिसकी मां अमेरिका की थी। हो गया। और एक ऐसा आदमी जिस अमेरिका में मुसलमानों के नाम से नफरत है और घृणा है, बराक हुसैन ओबामा मुसलमान है, राष्ट्रपति हो गया। ये असंभव है, लेकिन हो गया। इसी तरह से कभी किसी के जिंदगी में जो राजनीति शास्त्र के पंडित हैं, विद्वान हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं होते थे कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों एक हो जाएंगे, ईस्ट और वेस्ट दोनों एक हो जाएंगे। ये कल्पना के बाहर की बात थी, हो गए। ऐसे ही राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी ये मानने को तैयार नहीं थे एक समय में कि सोवियत संघ नाम का दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र खंड खंड टूट जाएगा। हो गया। तो जब ऐसे बिना संभावना के बहुत सारे काम दुनिया में हो चुके हैं, तो ये भी हो सकता है कि भारत की लूट का गया हुआ धन जो हमारे हाथों से तो निकल चुका है लेकिन कहीं रखा हुआ है, वो वापस आ सकता है। हमें विश्वास है कि आ सकता है। आपको भी जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा उसी दिन आ जाएगा। हमें तो विश्वास हो गया, आ सकता है। आपको भी जिस दिन विश्वास हो जाएगा, आपके जैसे करोड़ों लोगों को जिस दिन विश्वास हो जाएगा उसी दिन आ जाएगा। आप बोलेंगे रास्ता क्या है इसके वापस आने का? इसके 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि हम हमारी संसद की मदद लेकर ये काम करें। क्या हमारी संसद में हम एक प्रस्ताव लाना चाहते हैं और प्रस्ताव लाने के लिए कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम तैयार कर रहे हैं। प्रस्ताव किस बात का? 15 अगस्त 1947 के बाद जितना धन इस देश में से लूट कर विदेशों में जमा हुआ वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, ये संसद में प्रस्ताव आए। अब संसद में प्रस्ताव आएगा तो बहस होगी। जिस दिन बहस होगी उस दिन आप टीवी जरूर स्विच ऑन कर लेना, क्योंकि आजकल संसद की बहस डायरेक्ट टेलीकास्ट होती है, DD1 पे होती है, लोकसभा टीवी पे होती है। और देखना कि बहस में कौन कौन MP और नेता है जो इसका विरोध कर रहा है।